हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। यह व्याख्यान लघु सिद्धांत कौमुदी के तीसरे प्रकरण हल संधि प्रकरण का अंतिम व्याख्यान होने वाला है। इस प्रकरण में जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों को हमने पढ़ा। केवल दो सूत्र बचे हैं अंतिम। वो सूत्र हैं छेच और पदांताद्वा। छेच और पदांताद्वा, इस सूत्र का एड्रेस खोलकर आप निकाल लेंगे। एड्रेस में बता रहा हूं, ये रहा एड्रेस 673। यदि आप निकाल लेंगे तो उससे पहले आपको सूत्र मिलेगा संहितायाम। चलिए ठीक है, वो लिख देते हैं हम। ठीक, संहितायाम। ठीक, 672। फिर उससे पहले आपको सूत्र मिल रहा होगा ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। ठीक, ये सूत्र था। अब इन दोनों का प्रसंग चल रहा है। आप अष्टाध्यायी में देख पा रहे हैं, ये दोनों सूत्र दिखा। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक पहले है 71 नंबर पर, 72 नंबर पर है संहितायाम और 73 नंबर पर है छेच। ठीक है, उसी सीरियल में ना। अब बताइए छह में कितनी कौन सी विभक्ति लगी है? छह में कौन सी विभक्ति लगी है? अरे सप्तमी, 6 का 6 बना है। ठीक, सप्तमी लगी है ना, जैसे राम है वैसे 6, तो 6 में लगी है सप्तमी। तो सप्तमी लगे होने से अब ये क्या कह रहा है, जो भी कार्य होगा वह 6 से पूर्व में होगा। जो भी कार्य होगा वह कहां होगा? 6 से पूर्व में होगा। अच्छा, अब इससे पहले संहितायाम, जो भी कार्य होगा वो संहिता होने पर होगा। संहिता होने पर, अब संहिता मतलब वर्णों की अत्यधिक समीपता, परस सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यधिक समीपता होने पर यह काम होगा। ठीक, अच्छा किसके स्थान पर होगा? तो ऊपर के सूत्र से ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति आएगी, है ना। ह्रस्व के स्थान पर होगा। ठीक, तो मतलब क्या समझ रहे हैं? 6 से पूर्व में यदि ह्रस्व हो तो, 6 से पूर्व में यदि ह्रस्व हो तो, यह तात्पर्य समझ में आ रहा है? उसके स्थान पर। अच्छा, आप 6 से यहां कह रहे 6 से पूर्व में, तो इससे पिछले सूत्र में हिस्से से पिति कृति जो पित और कृत प्रत्यय पर में हो ऐसा कह रहा था। तो पित और कृत प्रत्यय की बात तो खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब 6 की बात शुरू हो गई तो पिति कृति की बात कहां से रह जाएगी? तुरंत वो पिति कृति कह रहा था कि क्यप ल्यप त्यप इत्यादि, या कोई ऐसे त्यप तो तद्धित में आ जाता है। क्यप ल्यप इत्यादि कोई पित प्रत्यय हो, प की संज्ञा वाला क्विप। ठीक, जिसमें प की संज्ञा हो ऐसा कोई प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय, तो ह्रस्व को तुक आगम हो जाता है, वो कह रहा था। अब वो कह रहा था ह्रस्व कोई कृत प्रत्यय हो, पित कृत प्रत्यय हो कह रहा था, और ये कह रहा है 6 हो। तब जब 6 हो कह रहा है तो पित और कृत की तो आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए पित और कृत निवृत्त हो गया। तो पूरा सूत्र क्या बना? छेच संहितायाम ह्रस्वस्य तुक। ठीक, इतना पूरा सूत्र बना। ऊपर से ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से ह्रस्वस्य और तुक की अनुवृत्ति आ गई। संहितायाम से संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है, तो यहां अर्थ में संहितायाम नहीं दिया, पर ह्रस्वस्य ये देख लीजिए, ह्रस्वस्य 6 तुक, ऊपर ऐसे प्रसंग से ही तो अर्थ लिया। तो ह्रस्वस्य यानी ह्रस्व वर्ण के स्थान पर अर्थ निकाल रहे हैं आप सब। वृत्ति से ही अर्थ निकल रहा है कि नहीं? जहां भी षष्ठी लगा हो उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? उसके स्थान पर। तो ह्रस्व वर्ण के स्थान पर तुक आगम हो जाता है, तुक हो जाता है। ह्रस्व वर्ण के स्थान पर तुक हो जाता है यदि वह ह्रस्व वर्ण 6 से पूर्व में हो तो। ठीक,
स्पष्ट है। छे च यानी अभी ह्रस्वस्य पीति कृति तुक कह रहा था, पित और कृत प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो तुक आगम होगा। छे च क्या बोला कि तुरंत पर में छ हो तो भी, तुरंत पर में छ हो तो भी तुक आगम हो जाएगा। किसको होगा तुक आगम? ह्रस्वस्य, ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व को तुक आगम होगा। ठीक है, तो अब शर्त क्या हुई? पहले कोई ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, उसके तुरंत बाद छ होना चाहिए, है कि नहीं? पहले कोई ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, उसके तुरंत बाद छ होना चाहिए, है कि नहीं? तो ह्रस्व से छे तुक। उदाहरण देते हैं, है स्व और छाया। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम वो मधिरुपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। धन्यालोक का मंगलाचरण। ठीक, स्वच्छाया। तो स्वच्छासु स्वां छायाम अवलोकयन्त्यः कृता परस्त्री शंकाः कथमपि प्रत्यानीयन्ते प्रियैः प्रियतमाः। नल चंपू में भी, वहां भी ये प्रसंग याद आ गया। शब्द आते हैं तो कभी कभी याद आ जाती पंक्ति। तो स्व और छाया है, स्व और छाया है। यहां स्व में अह्रस्व दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको? ये रहा ह्रस्व, और उसके तुरंत बाद में छ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो ह्रस्व से छे, ह्रस्व के बाद छ हो तो ह्रस्व को तुक आगम होता है। तुक आगम किसको होगा? ह्रस्व के स्थान पर, यानी इस आ के स्थान पर तुक आगम होगा, है कि नहीं? अब आ के स्थान पर तुक आगम होगा, यानी आ को हटाएगा नहीं। जो आगम होता वो मित्र की तरह होता है, अरे भाई तुम बैठा रहो हम बैठ जाएंगे, ऐसे कह के आता है। तो जो आगम हुआ वह आ को हटाएगा नहीं, आ के आगे या आ के पीछे कहीं बैठ जाएगा। कहां बैठेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? यह तुक आगम हो रहा है। कौन सा आगम हो रहा है? तुक। क की इत संज्ञा वाला आगम है। इसमें किसकी इत संज्ञा है? क की। ये रहा क, हलंतम से इत संज्ञा होगी कि नहीं? क की इत संज्ञा कित है। यह क की इत संज्ञा होने के कारण यह क्या है? कित है। जो कित आगम होता है वह आद्यंतौ टकितौ, इस नियम को पढ़ा है ना आपने? कित आदि में बैठता है और कित अंत में बैठता है। ठीक, तो इस नियम के आधार पर आद्यंतौ टकितौ के सहयोग से स्व को हो गया तुक का आगम। स्व में जो आ है उसको तुक का आगम हुआ, और आद्यंतौ टकितौ के सहयोग से इस आ के तुरंत बाद आ गया तुक। क्या आ गया? तुक। स्वतुक छाया, स्वतुक छाया। ठीक, अब स्वतुक छाया यहां तक पहुंच गए सभी। इसी तरह स्व न होता, ये वाला होता शिव, शिव धन छाया होता तो भी वही बल जाता, है कि नहीं? तो शिव छाया या सूर्य छाया होता तो, अब आप कहेंगे सूर्य की छाया कहां से होती है? सूर्य की भी परछाई होती है, प्रतिबिंब, और वैसे सूर्य की ही छाया है। एक तरह से देखा जाए, सूर्य भगवान की एक पत्नी का नाम छाया है ना? छाया मार्तंड पुत्र, छाया और मार्तंड के पुत्र थे शनि, है ना? सूर्य और छाया के पुत्र थे शनैश्वर। तो सूर्य की भी छाया ले लीजिए, सूर्य छाया। तो कोई भी अंतिम बाद में छाया का छ हो, या छाया ना होकर कुछ दूसरे अक्षर हो, है ना? जैसे आएगा और बहुत सारा प्रसंग आए। ठीक, रामस्य छाया, राम छाया, है ना? और अभी बनाया ना, क्या कहते हैं, यही अयोध्या में बनाया रामानुज पदच्छाया, रामानुज पदच्छाया बनाए ना, जहां पर कुछ व्याख्यान होता है। श्री राम जी मित्रवर पढ़ाते हैं, वो यही क्या विभीषण कुंड से थोड़ा सा और पीछे बना है, एक यज्ञ कुंड इत्यादि भी बना है। रामानुज पदच्छाया, पद छाया, पदच्छाया, है ना? वो भी
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक, अब देखिए, स्व है या छाया है या शिव है या छाया है या सूर्य है या छाया है, पद है, छाया है, कुछ भी है। ठीक है, छाया को आप अंतिम वर्ण अ है, ह्रस्व है, अंतिम वर्ण ई होता तो भी हरि छाया, हरित छाया। ठीक, अंतिम वर्ण ह्रस्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली अ ही होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। ठीक, अब तुक आगम हो गया, तुक में से क की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी कि नहीं? तस्य लोपा जी कहे कि उसको लोप कर दो। ऊ की उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपा जी कहे उसका भी लोप कर दो। बचेगा क्या तुक में से? त, स्वत छाया, स्वत छाया। अब यहां पर आपको दो तीन नियम याद आएंगे, दो तीन नियम आएंगे, उन दो तीनों नियम को लगा लेते हैं। एक तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, फिर जो दो तीन नियम याद आएंगे आपको उन नियमों को यहां लिख देते हैं। तीन नियम लगेंगे, पर तीनों नियम किस क्रम से लगने चाहिए उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। एक नियम तो लग जाएगा झलाम, याद आ रहा है ना? ठीक, एक नियम लगना चाहिए, नंबर देखिएगा, ये ज्यादातर नंबर अष्टम अध्याय के हैं, तो नंबर भी अभी मैं लिखूंगा। स्तोष चुना तो आपको पता चलेगा कि पहले कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, बदिया में कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, ये तभी पता चलेगा जब आप नंबर को देखेंगे। फिर एक नियम और लगेगा, वो है खरी, क्योंकि छाया का छ है वो खर है, ठीक है नहीं? तो ये इतने नियम लगने चाहिए। इन तीनों नियमों को लगाने के लिए तीनों नियमों का नंबर देख लेते हैं। झलाम जसोंते का नंबर है 8 2 39, मिल गया है। फिर उसके बाद इसका स्तोष चुनाश्चू का नंबर है, ये तो कई बार आया हुआ है, 8 4 40। ठीक, और खरीच सबसे बाद का सूत्र है, इसलिए हमने सबसे बाद में लिखा 8 4 55। अब स्वत धन छाया है, ये तीनों सूत्रों को नंबर सही देख लीजिएगा। स्वत धन छाया है, यहां पर अभी खरीच तो लग नहीं रहा है, खरीच लगाएंगे भी तो ता को ता ही रह जाएगा, है कि नहीं? झल तुरंत बाद में ये रहा खर प्रत्याहार का वर्ण, उसके पूर्व में आने वाले झल के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, तो ता के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण ता ही करोगे, क्या जरूरत है करने? तो खरीचे पहले लगेगा नहीं। इस स्थिति में दो नियम लग रहे हैं यहां पर। एक तो स्तोह चुनाश्चू कह रहा है कि यह तवर्ग है, यह सकार या चवर्ग है, इस त के स्थान पर च कर डालो, है कि नहीं? स्तोह चुनाश्चू ने कहा इस त के स्थान पर च कर डालो, है कि नहीं? वो नियम लगने लगा। दूसरा, झलाम जसोंते ने कहा कि ता के स्थान पर द कर डालो। झलाम जसोंते ने कहा जस करो, जस मतलब जस होता है झलाम जसोंते से, तो जस होता है मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है ना, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर डालो, ता को द कर दो, सद छाया बना दो, जैसे वाक ईस को वागीस बनाते हो, जैसे अच अंत को अजंत बनाते हो, च को ज कर देते हो, है ना? जैसे बहुत सारे जगह हैं। तो जगत इसको जगदीश कर देते हो, ता को द कर देते हो कि नहीं? वैसे यहां पे भी ता को द कर दो, स्वत छाया को स्वद छाया कर दो। ये दोनों सूत्र लगने लगे कि नहीं? झलाम जसोंते ने कहा कि इस ता के जगह पे द करो, स्तोष चुनाश्चू ने कहा इस ता के जगह पे च करो, है कि नहीं? तो आप किसको लगाएंगे? पहले विवेक कीजिए थोड़ा सा। आप पता ये चलता है कि अगर आप जबरदस्ती अपने मनमर्जी से पहले ही स्तोष चुनाश्चू लगा डालेंगे
पहलवें स्तोष चुनाशु लगा डालेंगे यदि आप, तब होगा क्या, तकुच्चा कर लेंगे आप, स्वच्छ छाया बन जाएगा। पर स्तोष चुनाशु यहां लगा है, ये झलाम जसोंते को पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि झलाम जसोंते तो पूर्व का सूत्र है, और ये 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे पाद में ये थोड़ा ये बात है कि बाद वाले सूत्र ये जान नहीं पाते कि पहले के सूत्र ने, नहीं, बाद वाले सूत्र ने क्या कार्य कर दिया, ये पहले के सूत्र जान नहीं पाते। तो बाद वाले सूत्र स्तोष चुनाशु ने क्या कर दिया, 8-4-40 ने, वह 8-2-39 को कैसे पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना, पहले का सूत्र है। तो झलाम जसोंते की नजर में भले ही स्तोष चुनाशु ने इस ता को च कर दिया, पर झलाम जसोंते को तो वहां पर त ही दिखाई पड़ेगा, तो उस ता को द कर देगा, फिर तो च करना बेकारे रहा, है ना? च करना तो बेकारे रह जाएगा कि नहीं? तो झलाम जसोंते को स्तोष चुनाशु पर वरीयता दी जाएगी कि झलाम जसोंते जी पहले आप अपना काम कर लो, क्योंकि आप देखिए स्तोष चुनाशु को भी करेंगे तो भी झलाम जसोंते उस ता को द कर देगा, स्तोष चुनाशु करेंगे तो भी वो च जो होगा वो च उसको झलाम जसोंते को पता ही नहीं चलेगा। झलाम जसोंते को तो पता चलेगा कि यहां पर त है, उस ता को द कर देगा। आप स्तोष चुनाशु कर भी डालोगे तब वो ता कर देगा, द कर देगा। स्तोष चुनाशु नहीं करोगे तो भी वो द कर देगा। तो कृताकृत प्रसंगी है दोनों परिस्थितियों में। आप स्तोष चुनाशु करो, आप स्तोष चुनाशु न करो, दोनों परिस्थितियों में झलाम जसोंते उसको द ही करेगा, है कि नहीं? इसलिए झलाम जसोंते पहले लगा देंगे। तो ता को क्या कर देंगे, ता को हो जाएगा द, क्या बना, स्वद छाया, स्वद छाया। यहां तक पहुंच गए। अब यह जो स्वद छाया बन गया, यहां ता को द हो गया है, ऐसा स्तोष चुनाशु को भी पता है और ऐसा खरीचा को भी पता है कि नहीं? स्तोष चुनाशु को भी पता है, खरीचा को भी पता है। पहले के सूत्र ने जो कार्य किया है, ये दूसरे पाद का सूत्र है, वो जो कार्य करेगा वो तीसरे चौथे पाद के सूत्रों को पता चलेगा, पर चौथे पाद के सूत्र ने क्या कार्य किया उससे पहले के सूत्रों को नहीं पता चलेगा, है ना? तो झलाम जसोंते ने त के जगह पे द कर डाला है, वह इसको भी पता है और इसको भी पता है। अब इस स्थिति में द को स्तोष चुनाशु कहेगा कि द के स्थान पर ज कर दो। द के स्थान पर ज होगा ना, वर्ग, द वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ज भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। स्तोष चुनाशु जी का नंबर लगा, वो कहे द के स्थान पर ज कर दो। और खरीचा कहा क्योंकि ये देखो ये रहा खर और ये रहा झल, उस द को त कर दो। खरीचा ने कहा कि द को त कर दो और स्तोष चुनाशु ने कहा द को ज कर दो, है कि नहीं? दोनों नियम लगने लगे कि नहीं? यहां पहले स्थिति में खाली ये दो नियम लग रहे थे जब ता था, तब खरीचा नहीं लग रहा था, पर ता को जब पहला वाला नियम लगा दिया उसकी वरीयता के कारण द हो गया, तो द हो गया, तब ये दो नियम लगने लग गए, स्तोष चुनाशु और खरीचा लगने लगे कि नहीं? ये रहा झल, उसके तुरंत बाद ये रहा खर। झल में देख लीजिए द आता है, झभ घ ढ ध जब ग ड ध आता है कि नहीं? द के तुरंत बाद खर, खप छ ठ थ च ट त क प श स छ आता है खर में। तो झल के तुरंत बाद खर हो तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता, द के स्थान पे त करने लगा। खरीचा कहा द को त कर दो फिर से, और झलाम स्तोष चुनाशु कहा द को ज कर दो। ये दोनों स्थिति समझ रहे हैं कि नहीं? सभी समझ रहे हैं ना? तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब नंबर देख लेंगे आप, है कि नहीं? चलो हम खरीचा को पहले मान लेते, तुम छोटके भैया हो तो हरे बात मान लेते हैं, है ना? खरीचा मान लीजिए खरीचा बाद वाले छोटे हैं, इनकी ही बात मान ले तो खरीचा इसको ता कर डालेगा, पर इसको खरीचा ने ता किया है ये स्तोष चुनाशु को थोड़े ना पता। स्तोष, क्योंकि बाद के सूत्र जो कार्य करेगा वो पहले के सूत्र जान ही नहीं पाएंगे, तो ये स्तोष चुनाशु जान ही नहीं पाएगा कि यहां पर ता है। स्तोष चुनाशु की नजर में तो वहां पर द ही दिखाई पड़ेगा,
है कि नहीं? स्तोष चुनाशु की नजर में वहां पर द ही दिखाई पड़ेगा। आप खरीचा लगाकर ताकर डालो फिर भी तो भी स्तोष चुनाशु उसकी जगह पे जा करेगा। यानी कि दोनों परिस्थितियों में आप खरीचा लगाएं ताको तो इसको द को ता कर दें तो भी स्तोष चुनाशु उस त के जगह पर भी ज ही करेगा, क्योंकि इसको त दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको तो वहां पर द दिखाई पड़ रहा है। और स्तोष चुनाशु डायरेक्ट लगाएंगे तो भी ज ही होगा। तो काहे ना करें भाई, डायरेक्ट पहले फिर स्तोष चुनाशु लगा दिया हमने, द को कर दिया क्या जा, जा हो गया ना। सज छाया, सज छाया हो गया। अब यहां पर न तो झलाम जसवंती को कोई आपत्ति है, क्योंकि झलाम जसवंती को तो यहां पर द ही दिखाई पड़ रहा है। उसको नहीं पता चला कि स्तोष चुनाशु जी बाद में आके जाकर डालेंगे, उसको नहीं पता है, उसकी नजर में वहां पर द ही है ना। ये स्तोष चुनाशु ने ज कर दिया। अब स्तोष चुनाशु से जो ज हुआ है वो खरीचा को तो पता है, क्योंकि खरीचा बाद का सूत्र है कि नहीं? खरीचा तो बाद का सूत्र है, उसको पता है कि स्तोष चुनाशु ने क्या किया है। तो स्तोष चुनाशु ने ज कर दिया, वो खरीचा को पता है, तो खरीचा उस ज को उसी वर्ग का पहला वर्ण च बना देगा, है कि नहीं? ये रहा झल, उसके तुरंत बाद ये रहा खर, खर से पहले आने वाले झल को उसी वर्ग का पहला वर्ण यानी चर हो जाता है, तो ज के स्थान पर हो जाएगा क्या च। बना कि नहीं? स्वच्छाया। तो जहां भी तुक आगम होगा, जहां भी तुक आगम होगा छे च से, वहां इन तीनों नियमों को आप ध्यान रखिएगा। ता है उसको पहले झलाम जसोंते करेगा द, और उस द को फिर स्तोष चुनाशु करेगा च, द को जा करेगा और जा को फिर खरीचा कर देगा च। मतलब तुक के त के स्थान पर सीधे आप स्तोष चुनाशु से च कर सकते थे, पर सीधे नहीं करने देंगे हम। पहले आपको उतना सारा ता को द को ज को च ऐसे घूम के आना पड़ेगा, है ना। ये नाक कहाँ है? यहां है, ठीक है। ऐसे तथा के स्थान पे च करने के लिए सीधे स्तोष चुनाशु से हो रहा था, पर नियम तो नियम, आप स्तोष चुनाशु से त कर भी देते तो भी, च कर भी देते स्तोष चुनाशु से, तो भी झलाम जसोंते की नजर में तो वो द ही, वो तो द ही था, वो द तो करता ही है कि नहीं। इसलिए जो नियम लगते हैं वो नियम लगाने ही हैं। तो झलाम जसोंते पहले लगाएंगे, फिर स्तोष चुनाशु लगाएंगे, फिर खरीचा लगाएंगे, बन जाएगा। ऐसे ही शिव और छाया होता, शिव और छाया होता तो ह्रस्व है कि नहीं? शिव में ह्रस्व है कि नहीं? अंतिम वर्ण उसके तुरंत बाद छ है ना, तो बन गया शिव छाया, बन जाएगा। उसी तरह इसी तरह पद छाया, पद छाया, हरि छाया, हरि छाया, है ना। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, है ना, वृक्ष की भी तो छाया होती है। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। आप छाया को ही काहे ले, और कोनो दूसरा अक्षर ले ले जो छ से शुरू होता है। कब होता है शुरू? छाया छाया लेते जा रहे हैं। छदी, छदी कहते हैं ना छत को, गृह छदी, गृह छदी है कि नहीं? घर की छत गृह छदी। छादन, छादन है ना, तो या कहते हैं आसंद छादन, आसंद छादन, है ना। या देह छादन, देह छादन, है कि नहीं? सब जगह देह को ढकने वाला जो है वो देह छादन है। ऐसे बहुत सारा मिल जाएगा उदाहरण, ठीक। तो जहां भी आपको ह्रस्व वर्ण के बाद छ दिखाई पड़ता हो, जहां भी आपको ह्रस्व वर्ण के बाद छ दिखाई पड़ता हो, तो वहां छ नियम लगाकर ह्रस्व वर्ण को तुक आगम करेंगे, और तुक आगम में से बचेगा त को झलाम जसोंते जी कर देंगे द,
द के स्थान पर फिर स्तोष चुनाश चुह कर देगा च ज, और ज के स्थान पर खरी च कर देगा च, बन जाएगा पूरा। इतना स्पष्ट है, स्पष्ट है ना, स्पष्ट, 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 ठीक, स्पष्ट है ना। इसके बाद एक आध उदाहरण ऐसा भी दे दें जो थोड़ा सा छिद धातु है, छिदिर द्वैधीकरण, ठीक, छिद धातु है। कौन सा धातु है? छिद, जिसका अर्थ होता है छेद करना, दो भाग में बांटना, ठीक, छेदन करना। तो अच्छा, छिद धातु का लिट लकार में आ जाते हैं, लिट लकार में आ जाते हैं, ठीक। तो लिट लकार में क्या होता है? छिद धातु के का डबल हो जाता है, ठीक। छिद, छिद क्या होता है? लिटि धातोर अनभ्यासस्य, नियम पढ़ा होगा। सामान्यतः जो व्याकरण अभी नहीं पढ़े, धातु की प्रक्रिया नहीं पढ़े, वो नहीं जान पाए होंगे, पर आप जानते हैं कि लिट लकार में धातु डबल हो जाता है। जैसे पठ धातु बनता है पपाठ, गम धातु बनता है जगाम, है ना, भू धातु बनता है बभूव। धातु डबल हो जाता है, उसी डबल वाले पहले वाले को थोड़ा सा विकार हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो छिद धातु को डबल हो गया जब, तो छिद छिद बन गया। प्रत्यय कौन सा लगा है? परस्मय पदी यदि मान लें तो अणल प्रत्यय लगा, अणल प्रत्यय में से बचता है आ, ठीक। परस्मय पदानाम णलतुसु स्थलथुस अणल्वमाः, इस सूत्र से परस्मय पद में टिप प्रत्यय के जगह पे अणल आ जाता है, अणल का आ बचता है, बभूव में वही आ है, ठीक। अब छिद छिद आ, ऐसी स्थिति है जहां भी डबल होता है वहां पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है, और पहले वाले में केवल एक ही व्यंजन वर्ण बचता है, ठीक। पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है, और अभ्यास में केवल एक ही व्यंजन बचता है, बाकी सारे व्यंजन लुप्त हो जाते हैं। हलादि शेषः, हलादि शेषः। और फिर अभ्यासे चर्च, पाणिनीय व्याकरण में भी एक चर्च है, ठीक। वो सूत्र कौन सा है? अभ्यासे चर्च। वो कहेगा वर्ग के दूसरे वर्ण के स्थान पर, देखिए संक्षिप्त में बता दें, अभ्यास में यानी द्वित्व में पहले वाले के रूप में आता हो तो चौथे वर्ण के स्थान पे तीसरा, दूसरे वर्ण के स्थान पर पहला हो जाया करता है। तो छी जो था यह बन जाएगा ची, ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब आप देखिए, ये रहा ह्रस्व, उसके तुरंत बाद ये रहा छ, तुरंत बाद ई नहीं है, छ है। ऐसा मत कहिएगा कि ई की मात्रा पहले से चढ़ी है, तो ई पहले है। अगर ई पहले होता तो ची में ये रहा ई, ये रहा छ, आकाश वर्ण दीर्घा होने लग जाता। लेकिन फिर आप लोग कहते नहीं, ची में भी तो ई पहले में है, ऐसा नहीं। इच, इच द, ऐसा नहीं है। ची, छिद, छिद बोलते हैं तो आप पहले छ बोलते हैं, फिर ई, फिर द, छिद, है ना। तो ये रहा ई ह्रस्व वर्ण, उसके तुरंत बाद ये रहा छ, ह्रस्व के तुरंत बाद में छ है कि नहीं? ह्रस्व के तुरंत बाद में छ है, तो ह्रस्व को तुक आगम हो जाएगा, तुक का बचेगा त, है कि नहीं? ता को झलाम झसोनते जी कर देंगे द, छिद छिद, ठीक। और फिर उसके बाद स्तोश्चुनाश्चुह जी कर देंगे इसको क्या? जा, तो छिद छिद, और फिर खरी च इसको कर देंगे च, चित छिद, ठीक। और इसको पुगंत लघुपद च से गुण होकर छिद बदिया वाले छी को गुण होकर छे बन जाएगा, ठीक। तो चिच्छेद, चिच्छेद, चिच्छिदतु, चिच्छिदु, ऐसा रूप चलता, चिच्छेद। ये तुक आगम होकर ही बना है। कहीं भी ह्रस्व के बाद अगर तुक आता है तो वहां पर
तुक आगम होता है। जैसे हम एक और उदाहरण याद आ गया हमें, सोमनाथ विश्वविद्यालय में रहे हैं तो वहां की कुछ याद तो आएगी, है ना। सोमनाथ विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल है उसका नाम है चंद्रमौली छात्रावास। चंद्रमौली छात्रावास, चंद्रमौली और फिर छात्रावास। चंद्रमौली में रहा ह्रस्व, छात्रावास में है छ। ह्रस्व के बाद तुक आगम हो जाएगा, है ना। ह्रस्व के बाद तुक आगम हो जाएगा तो चंद्रमौली तो छात्रावास। तक हो जाएगा ज, चंद्रमौली तक हो जाएगा द, चंद्रमौलिद छात्रावास। द को हो जाएगा झला स्तोषणाशु से ज, चंद्रमौलिज छात्रावास। ज को हो जाएगा खरीच से च, तो चंद्रमौली छात्रावास। वहां यही लिखा है, वहां के बोर्ड में चंद्रमौली छात्रावास लिखा है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण याद आ गया। ऐसे भी किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई ऐसे छात्रावास होगा तो वहां ऐसे छात्रावास में पहले छ मिल जाता है, ह्रस्व वर्ण वाला होगा कोई, है ना, तो वैसे बन जाएगा ना। तो हाँ, महिला छात्रावास है तो महिला छात्रावास बनेगा, वो अभी आगे कैसे बनेगा वो इससे बनेगा, ठीक। और पुरुष छात्रावास है तो पुरुष छात्रावास बन जाएगा, ठीक है। तो इतना तक पहुंच गए सभी लोग। छेच बुझा है सबको कि नहीं बुझा है? बुझ गया, मतलब समझ में आ गया ना। ये देशी भाषा में कुछ दक्षिण भारत वाले लोग, एक व्यक्ति ने कमेंट करके पूछ लिया, गुरुजी ये बुझ जाना क्या होता है? आग लगी थी क्या? कैसे बुझता है? तो हम कहे हमारे यहाँ की भाषा में बुझना मतलब समझना, ठीक। समझ में आया, इसको कहते हैं बुझल कि नहीं के बुझल, ठीक। बुझ गया कि नहीं बुझा, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो चलिए अंतिम सूत्र इसका देखते हैं। अंतिम सूत्र देखते हैं कौन सा है, पदांताद हुआ। जरा इसके प्रसंग को देखिए, ये उसी प्रसंग पर है 6173 6176। इन दोनों के बीच में जो दो सूत्र हैं वो दोनों सूत्र बोल दीजिए। एक दीर्घात जसिच, यही है, खाली दीर्घात है, फिर क्या है, क्या है? अच्छा हाँ, ये कितने नंबर पे है? 73, 673 पे है। और ये आंग मांगोश्च, फिर दीर्घात, फिर उसके बाद पदांताद्वा। तो आंग मांगोश्च केवल आंग और मांग को तुक आगम करता है। आंग और मांग के बाद छ आता हो तो तुक आगम हो जाता है, ठीक। वो बात हो गई, आंग मांगोश्च की बात अलग है, तो वो नित्य ही तुक आगम करने के लिए, ठीक। फिर पदा दीर्घात, अब कहता है कि दीर्घ के बाद आता हो तो भी तुक आगम होगा, पर वह दीर्घ पद का अंतिम वर्ण हो तो विकल्प से तुक का आगम होगा। दीर्घात पदांतात वा, दीर्घात पदांतात वा। अब देखिए यहां दीर्घात की अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही है? ऊपर दीर्घात सूत्र है, 75 नंबर सूत्र है ना, 75 नंबर सूत्र है, उससे दीर्घात की अनुवृत्ति आ रही है। और ह्रस्व से पिति कृति तुक जो 71 नंबर पे भी 71 पे ही था ना, वहां से तुक की अनुवृत्ति आती है ना। और 6 चसैरा 6, ठीक है। तो पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो, क्या हो? पद का अंतिम वर्ण हो दीर्घ, कहीं बीचों दीर्घ नहीं। जैसे आप कहें कि राम में, है ना, राम में रा, ये आ दीर्घ मिल गया। इस दीर्घ के बाद कहीं छ हो तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। दीर्घ के बाद पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए दीर्घ, ठीक। पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए दीर्घ, और उसके बाद आना चाहिए छ, तो तुक आगम हो जाएगा ना,
जैसे आप देखिए लक्ष्मी, और उसके बाद फिर से उन्हीं छाया को ले लेते हैं। लक्ष्मी छाया, ठीक। अब छाया न ले, बहुत ज्यादा लोग छाया से पक गए हों तो हम छाया न लेते हैं। एक हमारी छात्रा है, उनका भी नाम है लक्ष्मी, तो हम कह देते हैं लक्ष्मी छात्रा, ठीक। या लक्ष्मी जी की कोई छात्रा हो, लक्ष्म्या छात्रा, ऐसा भी हो तो समास में ngस और सु का लोप होने के बाद लक्ष्मी छात्रा ही बचेगा। समास की प्रक्रिया जब समास समझेंगे तब समझेंगे। पर लक्ष्मी और छात्रा ऐसी स्थिति है, ठीक। अब यहां आप देखिए छेच नियम लगेगा क्या? छेच नियम नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? क्योंकि वो कहता है पहले ह्रस्व होना चाहिए, यहां ह्रस्व नहीं है तो छेच नहीं लगेगा। छेच काम खत्म, ठीक। तो पदांतात वा लगेगा। कहेगा कि दीर्घ हो और पद का अंतिम वर्ण हो, दीर्घ हो और पद का अंतिम वर्ण हो, उसके तुरंत बाद छ हो तो तुक होगा, तो पर विकल्प से होगा। यानी तुक नहीं भी होगा और होगा भी। तो जब तुक नहीं होगा तो ऐसे बना लीजिए लक्ष्मी छात्रा बन गया, बन गया ना। पर यदि तुक आगम होगा तो क्या होगा? तो तुक का ता बचा करके ता को जा करके, ता को दा करके, दा को जा करके, जा को चा कर लीजिएगा, ठीक। कैसे करेंगे? लक्ष्मी तो छात्रा, ता को क्या कर लिया? झलाम जशोंते, ता को कर दिया द, तो लक्ष्मी दो छात्रा बना। झलाम जशोंते लगाया, फिर स्तो चुना चुह, कुछ लोगों की भाषा में सतो सचुना सचू, ठीक। एक हरियाणा का छात्र था मेरा, गुरुजी ये बताइए सतो सचुना सचू क्या कहता है? सतो सचू, अब सचू सचू तो उस स्तो चुना चुह से मैं इसलिए व्यंग्य में बोलता हूं कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है वाणी की भी शुद्धि। तो आपकी वाणी यदि शुद्ध नहीं है तो फिर व्याकरण पढ़ना बेकार है। प्रयास करें कि शुद्ध बोलें, ठीक। स्तोह शुना चुह। तो अब क्या हुआ? द के स्थान पर हो गया द, और द के स्थान पर हो गया स्तोह चुना चुह से। अब फिर खरीचे तो लगेगा ही क्योंकि छ खर है, तो ज के स्थान पे हो गया च। लक्ष्मी छात्रा या लक्ष्मी छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? सबके मन में बनाना। अब उसे कोई ऐसा कोई और उदाहरण देख लेते हैं कि दीर्घादिति किम कहीं किसी में दिया गया है क्या? कोई ऐसा उदाहरण है क्या जिसमें दीर्घ के बाद छ आता हो? चलिए, हाँ, कुछ उदाहरण दे देते हैं। और उदाहरण दे देते हैं। इंद्र वज्रा छंद कहते हैं ना, उपेंद्र वज्रा छंद, वसंत तिलका छंद, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? मालिनी छंद, है ना। अब ऐसे कई उदाहरण हो जाएंगे। देखिए दीर्घ है कि नहीं, पदांत है कि नहीं, उसके बाद छ है कि नहीं, तो तुक आगम हो जाएगा। तुक का त हो बचेगा, ता को द होगा, द को ज होगा, ज को खरीचा से च हो जाएगा। तो इंद्र वज्रात छंद, मालिनी छंद, शालिनी छंद, हरिणी छंद, शिखरिणी छंद, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते। विकल्प से
शिखरिणी छंदा भी कह सकते हैं, शिखरिणी छंदा भी कह सकते हैं, इंद्रवज्रा छंदा भी कह सकते हैं, इंद्रवज्रा छंदा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्यों यहां वाह होगा, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है। ठीक है जी, क्या वाह की अनुवृत्ति देख लीजिए बीचों में कहीं होगा। वाह की अनुवृत्ति का है जरूरत है, यहां पदांताद वाह में वाह नहीं दिख रहा है का? पदांताद वाह में ही वाह लिखा है, तो अनुवृत्ति का है खोज रहे, हम वो खोजने लगे आपके प्रश्न से। आप प्रश्न पूछे वाह की अनुवृत्ति कहां से, तो हम सोचने लगे कहां से आई है अनुवृत्ति भाई। सोच रहे पदांताद वाह सूत्र में ही जब वाह है तो अनुवृत्ति खोजने की जरूरत नहीं है। और कोई उत्तर कोई प्रश्न हो तो मैं खोज रहा था कुछ ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें छ किसी दीर्घ के वर्ण में के बाद में आता हो, पर दीर्घ के बाद में आता हो पर वह पद का अंतिम वर्ण ना हो, पद का अंतिम वर्ण ना हो, दीर्घ पद का अंतिम वर्ण ना हो, ऐसा कोई उदाहरण पदांतादिति किम यहां किसी ने भी नहीं पूछा है, किसी भी व्याख्या में पद का अंतिम वर्ण ना हो ऐसा नहीं दिया है। चलेगा, कुवली छाया, कुवली छाया, ये काशिका में उदाहरण दिया, कुटी छाया, कुटी छाया। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई ऐसा कोई शब्द होगा जिसमें दीर्घ के बाद छ आता हो बीच में, शब्द के बीच में, तो वहां तुक आगम नहीं होगा। कोई वैसा शब्द नहीं ध्यान में आ रहा है पर चलेगा। ठीक, तो इतना सूत्र का भाव तो समझ ही गए हैं कि दीर्घ हो उसके बाद पद का अंतिम वर्ण, पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और दीर्घ के बाद आता हो दूसरे पद का पहला वर्ण छ, तो विकल्प से तुक आगम होगा, विकल्प से च वाला रूप मिलेगा। नहीं तो ऐसे महिला छात्रावास, महिला छात्रावास, बालिका छात्रावास तो बालिका छात्रावास, है ना, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे उदाहरण। कोई किसी की प्रिय छात्रा हो, ठीक, प्रिय, तो प्रिया छात्रा, प्रिया छात्रा, तुक आगम होकर विकल्प से वैसा भी बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हमने हल संधि प्रकरण तक के पाठ को पूर्णतः पढ़ लिया है। अब विसर्जनीय से सह से आगे के सूत्रों को, विसर्जनीय से सह से आगे के सूत्रों को कल पढ़ेंगे। अभी कुछ और सब आप सबका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कौन प्रश्न? हाँ, हो सकता है, करते रहो, पर विकल्प से वो नियम है ना। अनच च, यदि अच के पर में यर है, उसके पर में अनच है। अच्छा, जरा सा नंबर देखिए अनच च का, अनच च का नंबर तो देखिए। यदि उसकी दृष्टि में यह असिद्ध होगा तो नहीं होगा। 8 4 अनच च 8 4 47 है ना, और ये कहाँ का है? तुक आगम करने वाला तो 6 अध्याय में है ना। तो ये सूत्र जो कार्य करेगा वो अनचिचा को तो पता ही चलेगा, पता चलेगा ना। च हुआ है, च किस सूत्र से हुआ? खरी च से, है ना, खरी च से च हुआ है। उस च को आप क्या कहते हैं? च को आप क्या करेंगे? खरी च से जो च हुआ है, च तो बाद में हुआ है, बाद के सूत्र से हुआ है, वो पता नहीं चलेगा अनचिचा को, क्योंकि खरीचा बाद का सूत्र है ना। अनचिचा के बाद का सूत्र है खरीचा। नंबर देख लीजिएगा। तो अनचिचा को च नहीं पता चलेगा, पर पहले आप द्वित्व कर सकते हैं, द्वित्व को भी च, फिर बार बार, वैसे क्या है, वो बौद्धिक व्यायाम है। आप 2 डबल कर लो, 2 च कर लो,
एक चाका झरोझरी सवरने से लोपो तो कर डालोगे, होगा भी डबल, झरोझरी सवरने से फिर विकल्प से लोप भी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद सवर्ण मिल रहा है झर, तो कर सकते हैं, इसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, तो अभी यही रोकते हैं। सभी लोग व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।